नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। दक्षिण चीन सागर में जारी अमेरिकी युद्धाभ्यास में यूएस नेवी जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। चीन की धमकी के बाद अमेरिका के 11 फाइटर जेट ने एक साथ साउथ चाइना सी के विवादित इलाके में उड़ान भरी और इस दौरान चीन केवल गीदड़ भभकी देता रह गया। अमेरिका के इस आक्रामक कार्रवाई से भड़के चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे शक्ति का खुला प्रदर्शन करार दिया। परमाणु बम ले जाने में सक्षम अमेरिका के B-52H बम वर्षक विमान के साथ अमेरिका के 10 अन्य फाइटर जेट और निगरानी विमानों ने रविवार को एक साथ दक्षिण चीन सागर में उड़ान भरी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन के युद्ध अभ्यास के बीच अमेरिकी B-52H बम वर्षक विमान और युद्ध अभ्यास को एक सहयोग नहीं बल्कि शक्ति का खुला प्रदर्शन करार दिया। कोरोना वायरस की महामारी के बीच नेपाल ने चीन के लिए अपने प्रमुख सीमा व्यापार मार्गों को फिर से खोल दिया है। नेपाल के अधिकारियों के अनुसार महामारी के कारण दोनों देशों की सीमाएं बीते 6 महीने से बंद थी। रसुआगढ़ी केरुंग बॉर्डर नेपाल और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 2 मुख्य पॉइंट में से एक है। इसके पहले तातोपानी झागमो पॉइंट को इसके बंद होने के 2 महीने से अधिक समय के बाद मार्च के अंत में फिर से खोल दिया गया था। फिलहाल दोनों देशों के बीच केवल एक तरफा माल परिवहन फिर से शुरू किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि तिब्बत के केरुंग में फंसे सामानों को बॉर्डर पॉइंट के माध्यम से नेपाल में प्रवेश करना शुरू कर दिया गया है। रसुआगढ़ी को चीन से नेपाल आने वाले सामानों के लिए खोला गया है। फिलहाल यहां से लोगों के आने जाने की अनुमति नहीं है। अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में 2 तरफा परिवहन और लोगों के लिए इसे फिर से शुरू किया जाएगा। राजस्थान के मारवाड़ में श्रावण मास का पहला सोमवार शुरू होने के साथ ही भोलेनाथ के भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की गई। हालांकि कोरोना की वजह से शहर भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ ना के बराबर रही। बंद मंदिरों में सिर्फ पुजारी के द्वारा ही पूजा की गई। मंदिर के पट नहीं खुलने की वजह को लेकर भक्त उदास नजर आए। हर बार की तरह मंदिरों में जैसी भीड़ रहती है वैसी इस बार कोरोना होने की वजह से नजर नहीं आई। जिले की सबसे बड़ी अरावली की पहाड़ियों में विराजे परशुराम भोलेनाथ मंदिर भी बंद रहने से भक्तों में मायूसी नजर आई। तो वहीं मारवाड़ के विश्व विख्यात काजलवास धाम पर भी सन्नाटा देखा गया। चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत नेपाल के बीच खुली सीमा पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। भारत और नेपाल के संबंधों के बीच रविवार को नेपाल की तरफ से खुली सीमा पर नोमैंस लैंड पर निर्माण कराया जाने लगा। इस जगह से भारत का नजदीकी जिला उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला है। सूचना मिलने पर एसएसबी के डीआईजी, पीलीभीत डीएम और एसपी फोर्स समेत मौके पर पहुंचे। दोनों देशों के अफसरों से वार्ता कर फिलहाल निर्माण को रुकवा दिया गया है। मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत विरोध का फायदा मिलता नजर आ रहा है। ओली की कुर्सी बचाने के लिए अब चीन एक्टिव हो चुका है। चीन की राजदूत हाओ यांकी ने ओली के धुर विरोधी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के समर्थन में चल रहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माधव नेपाल से उनके घर पर मुलाकात की और इसका असर भी नजर आया और ओली का भविष्य तय करने के लिए सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार सूर्य थापा ने बताया कि बैठक बुधवार तक के लिए टल चुकी है और इस बैठक के स्थगित होने के कारणों के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ सकता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने कहा कि एक्सपेट कोटा बिल का मसौदा संवैधानिक है। विधेयक के अनुसार भारतीयों की संख्या कुल आबादी के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बिल को अब संबंधित समिति के पास भेजा जाए ताकि एक व्यापक योजना बनाई जा सके।
उत्तराखंड में औली मार्ग पर सेना का वाहन जब खाई में गिरा तो प्रशिक्षु हिमवीर उनकी मदद के लिए देवदूत बनकर सामने आए। वाहन को खाई में गिरा हुआ देखकर हिमवीरों ने 1 मिनट की भी देरी न करते हुए फुर्ती से बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में सेना के 2 जवान घायल हो गए। जवानों के हाथ पैरों में चोटें आई है। यह घटना सोमवार दोपहर की बताई जाती है। घटना की जानकारी जैसे ही वहां साहसिक खेलों का प्रशिक्षण ले रहे भारतीय पर्वतारोहण संस्थान औली के हिमवीरों को लगी तो वे प्रशिक्षण छोड़कर तुरंत वहां पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। हिमवीरों ने दोनों घायल जवानों को खाई से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद जवानों को सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया। चाइना आर्मी एलएसी से पीछे हट चुकी है, लेकिन चीन के भारी हथियार वाले वाहन अभी भी वहां मौजूद हैं, जिसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट गुरमीत सिंह ने इस पर बयान दिया। देखिए, जो 30 जून को मीटिंग हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज डिसएंगेजमेंट किया जाएगा और हर एक स्टेप के बाद में उसको वेरीफाई किया जाएगा। और बहुत ही डिटेल में बातचीत हुई है और इस बातचीत के अंदर में भारतीय साइड ने ये भी बहुत क्लियरली कहा है कि हमको ट्रस्ट नहीं है लोकल कमांडर्स के अंदर में। जो 15 जून की रात को हुआ था उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको बहुत क्लियर कहा गया है, लेकिन मुख्य तौर के ऊपर में ये डिसाइड हो गया है कि डिसएंगेजमेंट करेंगे, क्योंकि हमको उनमें ट्रस्ट नहीं है। देखना पड़ेगा कि ज़मीन में किस प्रकार हो रहा है। और आज तो ये खबर मीडिया ने दी है कि वो 1 से 2 किलोमीटर जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट्स है वहाँ से पीछे हट रहे हैं। जो आप खबर दे रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, देखिए, ये चाइना और पाकिस्तान का जो कोलिसिवनेस है ये तो बहुत पुराना है और जिस प्रकार से उन्होंने उनको मिलिट्री के वेरविदौल, न्यूक्लियर के इलाके में और हर एक इलाके के अंदर में इनका एक कोलिसिवनेस है, गठबंधन सा है। और उसी गठबंधन के तहत तो पाकिस्तान ये प्रॉक्सी वॉर, टेररिज्म और सारे गलत काम करता। गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ जारी तनाव आखिरकार कम हुआ। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने, आपको बता दें, लगभग 2 किलोमीटर तक अपने टेंट पीछे कर लिए हैं, जिसको लेकर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर ने कहा कि अभी भी चाइना पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी एक खबर आई है वहाँ से, जो लद्दाख से, कि चाइना फाइनली जो कोर कमांडर टॉक्स हुई थी उसके अंदर जो डिसाइड किया था उन्होंने डिसएंगेजमेंट का, और उसमें से ये डिसाइड किया था कि चाइना जो है, क्योंकि उनके ट्रुप्स आगे थे जो एलएसी के साथ और एलएसी के कहीं अंदर भी घुसे हुए थे, तो वो सारे वहाँ से विड्रॉ किए हैं। उन्होंने 2 किलोमीटर तक पीछे चले गए हैं। और साथ में जो आईबॉल टू आईबॉल एक हमारा इंडिया और चाइना फोर्सेस का एक बना हुआ था, एक पूरा मैं कहूँगा आईबॉल कॉन्फ्रंट्रेशन, वो खत्म हो गया है। देखना ये है कि चाइना जो है ये अब इसके ऊपर कायम रहेगा कि नहीं रहेगा। और हिंदुस्तान के जो फौज है वहाँ पे आर्मी ट्रुप्स और हमारे जो बाकी है इंटेलिजेंस सोर्सेज, वो उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, सैटेलाइट इमेजरी के साथ भी और अदरवाइज ऑन ग्राउंड के ऊपर भी, क्योंकि चाइना जो है ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि अभी तक हमने देखा है इतने 70 सालों के अंदर कि चाइना हमेशा कहता कुछ है, करता कुछ है और सोचता कुछ और है। तो इसलिए जब तक ये सारे के सारे बिल्कुल वापस अपने घर में नहीं चले जाएंगे जहां से इनकी ट्रुप्स मूव हुए थे, तब तक ये है मॉनिटर करते रहेंगे। पर इसके जो जितने हैवी आर्म व्हीकल थे और बाकी जो ट्रुप्स आए हुए थे, जो एक्सरसाइज के बहाने इन्होंने, जैसे ये हर साल ये करते हैं, और उसको उन्होंने इस्तेमाल किया अंदर हिंदुस्तान की सरहद में घुसने का, तो वो अभी तक वहीं पे हैं। जब तक ये जो सारा हैवी इक्विपमेंट है, आर्मर है और जो बाकी जो फील्ड आर्टिलरी वगैरह है चाइना का, जब तक ये वहां से वापस अपने जो सही ठिकाने हैं, जो इनके पीस टाइम लोकेशन है, जब तक वहां नहीं चले जाता, तब तक हिंदुस्तान का ऊपर खतरा बना रहेगा। क्योंकि चाइना का, जैसे मैंने कहा, कि उसका कोई वो जो है भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो क्या कहता है और क्या करेगा, कि क्या सोच रहा है, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये हमने देखा है अभी तक इतने 70 सालों के अंदर कि चाइना एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया, और जब भी हिंदुस्तान ने भरोसा किया, हिंदुस्तान ने एक मार खाई।
उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि लगातार सरकार भ्रमित कर रही है। बिना सरकार के संरक्षण के अपराधी इस तरह नहीं घूम सकते। सरकार का अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। इस यूपी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार सरकार भ्रमित कर रही है। पहले दिन से हम लोग इस बात को मजबूती के साथ कह रहे हैं कि बिना सरकार के संरक्षण के इतना बड़ा अपराधी बेखौफ होकर सड़कों पर नहीं घूम सकता था, इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकता था। अभी जिस तरह परत दर परत खुलती जा रही है, आखिर 2017 में एसटीएफ ने जो 2 लोगों को पकड़ा था, 2 विधायकों का नाम आया था भारतीय जनता पार्टी के, उस समय उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है। सरकार के मंत्री और तमाम लोग उस अपराधी को फलने फूलने में पूरा मौका देने का काम किए हैं। अब इस सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, अब आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब पूरी स्पष्टता हो गई, पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण आ गया, सारे एविडेंस आ गए, वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एसटीएफ के जांच की पूरी कार्रवाई की पुष्टि हो रही है, जब आपकी पार्टी के 2 विधायकों का नाम आ रहा है, अब तक आखिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये सरकार अपराधियों को संरक्षण दी हुई है और निश्चित रूप से अभी सरकार को बरकरार। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में आने वाले उपचुनावों की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन संभावित प्रत्याशियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो वहीं भिंड की गोहद विधानसभा में बीजेपी छोड़कर आई संजू जाटव ने क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से जनसंपर्क शुरू कर दिया है। और इस दौरान एएनबी न्यूज से बात करते हुए संजू जाटव ने कहा कि बीजेपी ने मेरे साथ छल किया, भिंड अध्यक्ष का पद भी मुझसे छीन लिया गया। भाजपा से टिकट की उम्मीद नहीं थी और कांग्रेस में आने का कारण है कि उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलेगा। क्या उम्मीदें रखती हो? देखिए, ऐसी मैं सोच नहीं रखती हूँ कि मैं टिकट के लालच में इधर से उधर जाऊं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मैं इतनी बड़ी नेत्री नहीं हो गई हूँ कि मैं अभी भी मैं उम्मीद करूँ कि मुझे टिकट मिले। मैंने पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि मैं बीजेपी में कोई कार्य नहीं कर पा रही थी। ऊपर से मुझे पूछा भी नहीं जा रहा था, किसी कार्यक्रमों में नहीं इनवाइट किया जाता, मुझे सूचना नहीं दी जाती थी। मुझे एक बोलना चाहिए दूसरे घर का सदस्य उन्होंने पहले से ही मान लिया था। मैं जब तक अध्यक्ष पद पे थी तब तक वो लोग मेरे साथ थे। जिस दिन मेरा पद चला गया, या कहिए उन्होंने छीन लिया, उसके बाद से उन्होंने मुझे अनदेखा शुरू कर दिया। तो मैं ऐसी पार्टी में क्यों रहूं? उसके बाद रही बात उपचुनाव को लेकर, लोगों के मन में तो बहुत कुछ आता है कि ये होना है, वो होना है, ये समझ के या लालच में आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी अपने आप को नहीं मानती कि मुझे टिकट मिले या ना मिले। देखिए, पानी की समस्या एक आम समस्या है। ऐसा नहीं है कि गोहद में ही पानी की समस्या है, हर जगह। मैं भिंड में भी अध्यक्ष रही, वहां भी पानी की समस्या है। लेकिन करने वालों ने वादे तो बहुत जगह जगह कर लिए हैं। भिंड में भी कई वादे होते हैं और गोहद में भी कई वादे हुए, पर मैं वादों वाली नहीं हूँ। मैं नेत्री वह नहीं हूँ जो मैं पहले से बोल जाऊं, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अगर मुझे पार्टी मौका देती है, अगर मुझे पार्टी विश्वास जताती, भरोसा जताती है, अगर मुझे टिकट होता है, उसके बाद मैं आप सबको करके दिखाऊंगी मुझे क्या करना है। तो अभी आप सुन रहे थे जो पहले भाजपा में थी संजू जाटव और अब कांग्रेस में आ चुकी हैं। तो अभी आपकी मुलाकात करवा रहे थे संजू जाटव से, जिन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। एएनबी न्यूज के लिए भिंड से प्रदीप राजावत की। देश दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।
धमाकेदार। ब्रेक के बाद देश दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केसों की लिस्टिंग में पक्षपात का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एस ए नजीर की बेंच ने ऐसी याचिका दाखिल करने के लिए रिपल कंसल पर 100 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बेंच ने कहा था कि इस तरह की याचिकाओं का ट्रेंड बन चुका है। रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी याचिकाकर्ताओं और वकीलों के फायदे के लिए दिन रात काम करते हैं। बता दें, कंसल ने कहा था कि तकनीकी खामी की वजह से बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना फैसला नहीं सुनाया। बेंच ने फोन पर इस फैसले की जानकारी दी। कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों में कोई आधार नहीं है। कंसल ने अपनी याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री अधिकारी केसों की लिस्टिंग के दौरान प्रभावशाली वकीलों और याचिकाकर्ताओं को प्राथमिकता देते हैं। आज जो मैटर लगा हुआ था वो टेलीफोनिकली उसमें ऑर्डर को प्रोनाउंस किया गया। मेरे पास कोर्ट मास्टर का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि जस्टिस मिश्रा जो हैं वो ऑर्डर सुनाना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो मेरी पिटीशन डिसमिस कर रहे हैं और 100 रुपये का मुझ पर इसमें जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने मुझे कहा है कि बीइंग ए मेंबर ऑफ दिस बार मुझे इस तरह के एलिगेशन रजिस्ट्री पर नहीं लगाने चाहिए और उन्होंने कम से कम फाइन करते हुए मुझ पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया। मैंने जो याचिका फाइल की थी उसमें काफ़ी कुछ एविडेंस के साथ कोर्ट के सामने फाइल किया था, लेकिन कोर्ट ने उसे कंसीडर ना करते हुए मेरी याचिका को रिजेक्ट किया और कोर्ट का निर्णय हमारे सामने, जिसको मैं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केरल सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने तिरुवनंतपुरम में और अधिक नियम कड़े करते हुए ट्रिपल लॉकडाउन का ऐलान किया है और इसके अलावा सरकार ने अगले 1 साल तक के लिए लॉकडाउन में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी कर दिया है और इस दौरान शहर की सभी सड़कें पूरी तरह से बंद रहेंगी। केवल जरूरी सेवाओं को छोड़कर हर गतिविधि पर पूरी तरह से रोक रहेगी। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। We have for the first time put in place triple lockdown for the capital city of Thiruvananthapuram. Triple lockdown is a little harsher than ordinary lockdown. That is how it is to be actually affected is with the cooperation and assistance of the public. This triple lockdown has been imposed for the well-being of the people of Trivandrum city. In the corporation limit, we have yesterday seen there were contact transmission in 22 cases. Therefore, it is a matter of concern and we are to actually make this triple lockdown successful. The triple lockdown envisage one important thing is that most of the people have to confine themselves at home. All the vehicular traffics we have closed. We have put barricades at all the most of the roads. It is to ensure that people do not come out from homes. Let them have the bliss of the family and they let them stay at home during this triple lockdown period. हरियाणा के फरीदाबाद के वल्लभगढ़ रोडवेज विभाग में अप्रेंटिस के तौर पर काम कर रहे युवाओं को पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिसके चलते बस स्टैंड पर रोडवेज अप्रेंटिस कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया और हरियाणा रोडवेज और फरीदाबाद डिपो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल रोडवेज विभाग में आईटीआई के बाद अप्रेंटिस के तौर पर काम कर रहे युवाओं को सैलरी के नाम पर मानदेय दिया जाता है, जो कि पलवल रोडवेज डिपो समेत सभी डिपो पर अप्रेंटिस कर्मचारियों को दिया जाता है। तो वहीं वल्लभगढ़ डिपो पर इन सभी कर्मचारियों को वेतन तो समय पर दिया जाता है, लेकिन पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिला, जिसके चलते कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। हमने पहले भी किया था, अब फिर कर रहे हैं, क्योंकि हम आईटीआई करने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। हमको ज्वाइनिंग पे 6 महीने हो चुके हैं सर। अब तक हमारा सैलरी के नाम पे मानदेय हमको मिलता है यहाँ पे, वो हमको कुछ नहीं मिला अब तक यहाँ पे। वो सारे डिपो का, पलवल डिपो, जहाँ के डिपो हैं, सारा महीने मिल रहा है।
हर महीने मिलता सबको, लेकिन हमको 6 महीने से कुछ भी नहीं मिला अब तक यहाँ पे। जब भी हम GM साहब से, WM साहब से, फोरमैन साहब जिससे भी मिलते हैं स्टाफ में, वो हमको यही बोलता है कि 1 महीने में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा। हमने कुछ दिन पहले भी ऐसा किया था कि टूल डाउन किया था हमने, कुछ भी काम नहीं करेंगे 4-5 दिन पहले, तो इन्होंने बोला था कि आज शाम तक आ जाएगी, 1 तारीख को बोला था। आज 5-6 तारीख हो चुकी है, अब तक हमारा कुछ नहीं आया। अब सभी बच्चों ने टूल डाउन कर दिया है, जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी, पूरा हिसाब क्लियर नहीं होगा, तब तक हम कुछ काम। पंजाब के संगरूर में बीजेपी किसान मोर्चा ने जिले के डिप्टी कमिश्नर को आने वाले बरसात के सीजन को लेकर नालों की सफाई के लिए एक मांग पत्र दिया। मांग पत्र में कहा गया कि हर साल बरसात के सीजन में इन बरसाती नालों में पानी आने से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और इसको समय रहते साफ किया जाए। आपको बता दें, हर साल संगरूर के मोनक क्षेत्र में बारिश से ये नाले भर जाते हैं और किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ भाजपा किसान मोर्चा ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ BJP ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। वहीं हिमाचल के कुल्लू में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सत्यप्रकाश ठाकुर ने कहा कि कुछ दिनों से यह देखने में आ रहा है कि कुछ नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौड़ पर आरोप लगा रहे हैं और उन्हें बीजेपी की बी टीम बताया गया है, जो कि सरासर गलत है। कुलदीप राठौड़ एक सशक्त नेता हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बीजेपी की कई कमियों को उजागर किया। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व में रहे अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को पार्टी के हित में कार्य करना चाहिए और एकजुटता का परिचय देना चाहिए। अनुशासन का शुरू से लेकर हिमायती रहा हूं। जो कांग्रेस पार्टी का अनुशासन है उसकी लक्ष्मण रेखा पार करने का किसी को अधिकार नहीं है कि इस समय कोई ऐसा कोई माहौल नहीं बनाना चाहिए जिससे लगे कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो कमियों के खिलाफ लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, या सरकार जो गलतियां करे उसके खिलाफ हम आपस में लड़ रहे हैं। इस समय एकता की जरूरत है। श्री कुलदीप सिंह राठौड़ जी बहुत ही सशक्त, बहुत ही समझदार NSS यहाँ तक उभरे हुए एक अध्यक्ष हैं जिनको कि संगठनात्मक जो कार्य उनका पूरा नॉलेज है और सबको साथ चलने में सक्षम है। तो आज जब पार्टी ने बड़े बड़े घोटाले राठौड़ जी की अध्यक्षता में निकाले हैं और भारतीय जनता पार्टी और जयराम सरकार, भारत सरकार द्वारा चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध के बाद भारत में बेहतरीन विकल्प सामने आ रहे हैं। चीन के ऐप कैम स्कैनर को टक्कर देते हुए दादरी के छात्र पंचम ने स्कैन इट ऐप बनाया, जो काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस ऐप की गूगल प्ले स्टोर पर 5 में से 4.7 की रेटिंग है। पंचम ने यह ऐप सहपाठी यश के साथ मिलकर बनाया। स्कैन इट ऐप बनाने के कुछ ही घंटों के अंदर ये पूरे देश में छा गया। इसलिए हमने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग को इजी बनाने के लिए एक स्कैन इट बनाया और फिर उसमें हमने यूजर्स के लिए क्लीन वे रखा था कि हमारे यूजर्स को कोई दिक्कत ना आए उसे यूज़ करने में। तो उसमें क्वालिटी और एनहेंस करी है हमने ताकि हम कैम स्कैनर को रिप्लेस कर सकें इंडियन मार्केट के अंदर। और फ्यूचर में हम चाहते हैं कि हम एज ए इंडियन स्टार्टअप करें ताकि हम इंडिया की इकोनॉमी को और GDP को एक हमारा सपोर्ट दें। ये समय की ज़रूर तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे ने बचपन से ही होनहार है। इसने पहले मेरे बिजनेस के लिए ऐप काफ़ी ऐप बनाए हैं जो यूजफुल थे, जो मैं यूज़ करता हूँ अपने बिजनेस के लिए, और अब इसने पूरे देश के लिए ये ऐप बनाया है जो कि बहुत ही बढ़िया ऐप है। मैंने भी यूज करके देखा है, काफ़ी यूज।
मृतक सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले पर संजय लीला भंसाली पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो वहीं महाराणा प्रताप राजपूत महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय सिंह सिसोदिया संजय लीला भंसाली के बयानों से सहमत नहीं है। धनंजय सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले को गंभीरता से और तत्काल पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो साथ ही उन्होंने कहा कि जितने लोगों से पूछताछ हुई, मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। बांद्रा पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस पे हमारा पूरा भरोसा है, लेकिन संजय लीला भंसाली के स्टेटमेंट पे हमें रत्ती की इंच भर भी भरोसा नहीं है। वो इंसान पहले से कंट्रोवर्सी में रहता है, हिंदुस्तान के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करता है और ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहचानता है। तो वो इंसान के स्टेटमेंट से क्या न्याय मिलेगा? संजय लीला भंसाली को छोड़ दीजिए, बहुत सारे कलाकार हैं जो खुल के बाहर आ रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें उन सब का भी सुनना चाहिए। कंगना रनावत है, विवेक ओबराय है, गोविंदा है, बड़े बड़े स्टार हैं जिन्होंने इतनी अच्छी हिट मूवीज़ दी है, जिन्होंने में उनके अंदर भी कला है। ऐसे लोगों को क्यों इंडस्ट्री से गायब कर दिया गया? और इसी के साथ ही देश दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़।